नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया के सबसे पिछड़े देश अफगानिस्तान में छुपे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने मार गिराया। लादेन के बाद अलकायदा का मुखिया बना ऐमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने एक बड़ी हाईटेक तरीके से मार गिराया है। यह एक टारगेटेड एनकाउंटर था जिसमें सिर्फ वही एक आदमी मारा गया जिसे मारने के लिए पूरा ऑपरेशन रचा गया था। अमेरिका जैसे देश को इस काम में 21 साल लग गए। आतंक के खिलाफ लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, इससे इस बात का अंदाजा लग जाता है। अल जवाहिरी भले ही काबुल में मारा गया हो, लेकिन आतंकवाद जिस मुकाम पर पहुंच चुका है उसमें लोकेशन अब कोई फैक्टर नहीं बचा। आतंक की जो ऑनलाइन कोचिंग चलने लगी है, लोन वुल्फ जैसे हमले उसका एक बाई प्रोडक्ट है। इसी सोच का एक दूसरा प्रोडक्ट है सर तन से जुदा, गजवाए हिंद। यह वही सोच है जो पूरी दुनिया में एक कैलिफेट या खलीफा बनाने का ख्वाब दिखाती है। लादेन, बगदादी, अल जवाहिरी सब इसी सोच को आगे बढ़ाते रहे। अल जवाहिरी का जिक्र करते वक्त दो बातें अहम हैं जो भारत की चिंताओं से सीधी जुड़ी हुई हैं। एक तो अल जवाहिरी ने दुनिया भर में मुसलमानों के लिए ऐलान किया था कि वो कौन सी बात इस्लाम के खिलाफ है, इसका फैसला हर मुसलमान खुद कर सकता है। इतना ही नहीं, इस गुनाह की सजा क्या है और कैसे होगी यह तय करने का हक भी उसी मुस्लिम को है। दूसरा, जवाहिरी ने बहुत पढ़े लिखे मुसलमानों को रेडिकलाइज किया था। पिछले कुछ वर्षों में अल जवाहिरी और उसका संगठन अलकायदा भारत को लेकर भी बहुत एक्टिव हो गया था। कश्मीर में 370 हटाने को लेकर, कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर, हाल ही में नूपुर शर्मा विवाद को लेकर अलकायदा और अल जवाहिरी के कई वीडियो सामने आते रहे और यह भारत में मुसलमानों को उकसाता रहा। भारत में इन दिनों जिस तरह का रेडिकल इस्लाम फैल रहा है, क्या वो ऐमन अल जवाहिरी जैसी लोगों की कट्टर सोच का एक्सटेंशन है, उसी का विस्तार है? आज हम इसी विषय पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहस करेंगे। हमारा सवाल है कि हिंदुस्तान में जवाहिरी के कितने खंजरधारी हैं और हिंदुस्तान के दुश्मन जवाहिरियों पर अमेरिका जैसी स्ट्राइक कब होगी? At my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks, murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000, which killed 17 American sailors and wounded dozens more. अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान करके बताया कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो था वो मारा गया है। ऐमन अल जवाहिरी का कत्ल कर दिया गया है, उसे मार गिराया गया है टारगेटेड एयर स्ट्राइक में। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब जुड़ रहे हैं। जनरल मेस्टन, जैसा हम आपको बताते रहे हैं, पहले भी अफगानिस्तान में भारत के डिफेंस अटैचे रह चुके हैं। जनरल मेस्टन साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब भी जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तरार साहब भी जुड़ चुके हैं। तरार साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हम आज भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करने जा रहे हैं। ऐमन अल जवाहिरी का मारा जाना भारत के लिए कितना जरूरी था। उससे पहले जरा तरार साहब आपसे जानना चाहते हैं कुछ एक डिटेल्स इस पूरे ऑपरेशन की, अगर आप बता पाए हमको। 21 साल बाद भी अमेरिका ने ऐमन अल जवाहिरी को 9/11 के हमले की सजा दी। कैसे हुआ ये सब कुछ? जी गौरव, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, आपने भी सुना है डायरेक्टली राष्ट्रपति बाइडेन से। मेरे ख्याल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम अफ़गानिस्तान को कभी भी आतंकवाद का अड्डा नहीं बनना देंगे और हम बिल्कुल अपने जो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी कि जो हमारे कैपेबिलिटीज़ है कि हम दूर से भी हमला कर सकते हैं, वो हम जारी रखेंगे। ये भी है कि हम समझते हैं कि ये एक इंसाफियत की बात है। जवाहिरी बिन लादेन का नंबर 2 था। उन्होंने एक नेतृत्व किरदार भूमिका लिया है 9/11 के ऑपरेशन में, और सिर्फ 9/11 नहीं बल्कि USS कोल का जो ख़िलाफ़ जो हमला हुआ है और हमारे एम्बेसीज़ के भी ख़िलाफ़ अफ्रीका में उन्होंने एक सेंट्रल
प्लानिंग का भूमिका किया। तो बिल्कुल हम समझते हैं कि ये एक इंसाफियत की बात है और ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। और ये भी इस बात पर मैं ज़ोर डालना चाहूँगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा कि जितना भी हम कर सकते हैं ताकि कोई मासूम लोग ना अपने जान दें इस ऑपरेशन में, वो करें। और हम देख रहे हैं इस वक्त कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़वाहिरी अपना जान दे चुके हैं और कोई मासूम लोग नहीं गए इसमें। जी ठीक। अब सवाल यहां से ये उठता है कि ओसामा बिन लादेन भी मारा गया था आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले। आज अल जवाहिरी मारा गया, लेकिन दुनिया से आतंकवाद खत्म हो गया ऐसा नहीं है। तो इनकी जो ये सोच है, एक अयमन अल जवाहिरी या ओसामा बिन लादेन के मारे जाने से खत्म नहीं होती है, ये फिर और उग जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, एक बार जनरल बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। जनरल GD बख्शी, जनरल साहब आपका स्वागत है। ये अल जवाहिरी जो था सर, भारत के मामलों में हाल ही में इसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। जैसा हमने व्यूअर्स को भी बताया भी, धारा 370 कश्मीर से हटी, इसने कश्मीर में जिहाद का ऐलान किया। इसने ये कहा कि भारत के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों का, भारत और बाकी भारत के मुसलमानों को कश्मीर के मुसलमानों का साथ देना चाहिए। कर्नाटक में हिजाब का विवाद हुआ, एक लड़की ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो इसने उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि भारत के मुसलमानों को अब सरकार को जवाब देना चाहिए। इसका एक अपना संगठन है जो इसने खास तौर पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बनाया, अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और बताया जाता है कि उसमें 400 तक लड़ाके और भारत के लोग भी उसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी सोच जिंदा है शायद भारत में भी। जनरल बख्शी। बिल्कुल, ये तो 9/11 का सबसे बड़ा सरगना है, मास्टरमाइंड है। कितने अटैक्स इसने दार इस्लाम और अमेरिकन एम्बेसीज पे वहाँ पे कराए हैं। सबसे सक्रिय ये डॉक्टर अयमान अल जवारी, ये जो था आई सर्जन, ये पर्सनल फिजिशियन था ये ओसामा बिन लादेन का। अब ओसामा बिन लादेन को तो पाकिस्तान ने एक 3 मंजिला इमारत में रखा था एबटाबाद में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से 800 मीटर की दूरी पे, मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं, 800 मीटर की दूरी पे। लेकिन साहब आप जरा ये आलीशान इमारत तो देखिए, जहां अयमान अल जवारी को रखा गया है और कहा जा रहा है कि ये तो जो पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है उसके घर में इसको रखा और वहां पे उसका सन और सन इन लॉ मारा गया, ये भी बात बताई जा रही है। तो साहब ये तो स्टेट गेस्ट की तरह 5 स्टार कंफर्ट में रखा गया, जबकि तालिबान ने दुनिया भर को ये जो है ये कहा कि साहब हम जो है टेररिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं देंगे, वी विल हैव नो ट्रक विद टेरर, कोई बेस, कोई जगह नहीं देंगे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, हम इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, हम अफगान औरतों को उनका एजुकेशन का हक देंगे। हर चीज का उन्होंने शरेआम उल्लंघन किया। और ये जो बिल्डिंग की आप फोटोज देख रहे हैं साहब, ये तो आलीशान 5 स्टार होटल से बढ़ के एक आवास है वो हक्कानी का, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है अफगानिस्तान का। अब साहब अगर अफगानिस्तान इस तरह से इसको वायलेट करेगा अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, फिर तो साहब दुनिया को इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। आपने सही कहा कि एक टेररिस्ट के मारे जाने से टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उस टेररिस्ट सरगना को मारना जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो साहब वो अपने हथकंडे चलते जाएगा। और ये हमारे देश के खिलाफ इतनी साजिश कर रहा था। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, ये तो पाकिस्तान के खास चहते हैं ISI के। पिछले साल ISI का जो चीफ था पाकिस्तान का, वो जनरल साहब बड़ी शान से काबुल गए थे इसको एंस्कोन कराने के लिए, सिराजुद्दीन हक्कानी ब्रदर्स को, क्योंकि वो तो मोहरा है पाकिस्तान का। तो इसका मतलब पहले तो पाल के रखा पाकिस्तान ने अयमन अल जवारी को अपनी टेरिटरी में, और अब जब तालिबान स्थापित हो गया है तो उन्होंने वहां भेजा। और जो तालिबान है साहब, वो कोई वायदे अपने इस पे नहीं चल रही,
वो शरेआम टेररिज्म को सपोर्ट दे रही है। और वेरी थॉटफुली हमारे अमेरिकन दोस्त वहां पे $40 बिलियन का फौजी साजो सामान छोड़ गए। वो अब कोई कभी श्रीनगर में आ रहा है, कभी कश्मीर में आ रहा है, बारामूला में दिख रहा है, कभी वो अफगानिस्तान में नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह ये आनी शुरू हो गई है। हमको तो अब साहब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आड़े हाथ दुनिया को लेना होगा। चलें ठीक, क्योंकि ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, टेररिज्म को ये सपोर्ट शरेआम कर रहे हैं, ठीक है, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, जैसा आपने बार-बार बताया, जैसे जिस बंगले में इसको रखा गया वो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर यानी हमारे होम मिनिस्टर जैसे होते हैं, उस वो हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके बंगले में उसको ठहरा कर रखा हुआ था। अमेरिकी इंटेलिजेंस कई महीनों से इसको ट्रेस कर रही थी, तब जाकर ये व्यक्ति मारा गया, अयमन अल-ज़वाहिरी, अलकायदा का आज का चीफ। जनरल मेसन के पास जाना चाहते हैं। सर, आपने अफगानिस्तान में बड़ा समय बिताया है, मैं दोनों पहलुओं पर आपसे बात करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की सरकार ने तमाम वादे किए, ये कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे, पहले तो वह एक्सपोज हो गए इसमें। अमेरिका ने भी अब यह कह दिया है कि हम ये इख्तियार रखते हैं, जैसा अभी जेड तरार बोल रहे थे कि हम अपने दुश्मन को आपकी जमीन पर आकर मारेंगे, और उन्होंने मार गिराया। तो पहले तो इस अयमन अल-ज़वाहिरी के क्या कई बरसों से अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के इलाकों में रहने की खबरें थीं, ऐसी बातें आप भी सुनते थे, और फिर मैं इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा। गौरव, जो आपने विषय आज रखा है बहुत ही अहमियत वाला विषय है। समझने वाली बात जो अभी आपने एक सवाल उठाया है, अफगानिस्तान में ये अल-ज़वाहिरी वहां कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, जो भी है, मेरा मानना यह है, जब मैं अफगानिस्तान में था मैंने भी काफी इस पे रिसर्च किया था, वहां के लोगों से मिलता था, लोकल से, और ISF हेडक्वार्टर्स, वहां के 4 स्टार जनरल्स, 2 स्टार, 3 स्टार, सबसे बात होती थी। एक चीज साफ आ रही थी कि ये जो अल-कायदा का बेसिक अमेरिकन एम क्या था? अमेरिकन एम था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल-कायदा। ये इनका नेक इरादा था और इसको अचीव करने के लिए आए थे, और इनको पता था इनको शरण कौन दे रहा है? तालिबान। 9/11 कब हुआ था? जब तालिबान का रूल अफगानिस्तान में था, और अब वही तालिबान फिर से शरण दे रहा है यही सो कॉल्ड टेररिस्ट, इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट। पिछले जब रूस वहां पर हमला किया था तो सारे यही अल-ज़वाहिरी, बिन लादेन, ये सारे पेशावर में बेस थे और रूस पे हमला करते थे। उस समय अमेरिका भी इसमें शामिल था और इनको सपोर्ट किया। जब तालिबान आ गया तो ये वापस वहां पहुंचे। बिन लादेन, आपको पता है, इसके एक हाइड आउट को वहां पर सुलेमान और जो वेस्ट में जलालाबाद के इलाके में टारगेट किया था, वो नहीं मरा था। तो ये लोग बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये चलते रहते हैं, और ये एक ढकोसलेबाजी कर रही है पाकिस्तान की सरकार की, हम वहां पर ड्यूरल लाइन की फेंसिंग कर रहे हैं, वो तो उसको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, वो एक दूसरी बात है। आपने एक सवाल उठाया कि ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान की सरकार, पहली बात सौरभ, मैं तो बोलना चाहूंगा ये सरकार शब्द इनके लिए गलत है। ये इलेजिटिमेट, इलीगल टेररिस्ट हैं। दे हैव कम बाय फोर्स, दे आर नॉट, ये इनको वर्ल्ड में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये सरकार तो कहलाने योग्य नहीं है। खैर, अमेरिका की वो उन्होंने थोड़ी गलतियां की है, इनके साथ पीस टॉक दोहा में किए थे, तो थोड़ी इनको लेजिटिमेसी मिली, लेकिन जिस प्रकार ये वहां पर आए इलेजिटिमेट तरीके से, आज की वहां जनता इनको बिल्कुल नहीं चाहती है, उनके ऊपर ये हावी होके बैठे हुए हैं जी। अब ये जो वहां पर पहुंचा, ये कब पहुंचा होगा? मेरा मानना है जब तक 20 साल के लिए वहां पर अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड थे, और मेरे को पता है ये वहां पर वापस पाकिस्तान के इलाके में था, ये वहां शरण लेके रखा हुआ था। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अपने काबुल में आके और पूरा अफगानिस्तान, तो इसको वापस भेजा गया है। और जैसे जनरल बख्शी ने भी बोला, वो वहां पर ISI चीफ गया था और वो सारा तो स्टेट मैनेज वो कर रहा था। और सिराजुद्दीन हक्कानी वो आदमी है, हक्कानी ग्रुप वो है जिसने इंडियन एम्बेसी को टारगेट किया था, जहां पर हमारा एक डिफेंस अटैचे और फर्स्ट सेक्रेटरी मरे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तालिबान वापस और पाकिस्तान मिलकर, मैं बिल्कुल जब भी तालिबान है मैं तो बोलता हूँ वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान की सेना, ये सब मिले जुले हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है, वहां पर ओपनली मेरे को कई जनरल्स बोलते थे कि ये हमें पता है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डबल गेम, लेकिन उनके पास सिर्फ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उनके सप्लाई लाइंस पाकिस्तान के जरिए थे, तो उनके लिमिटेशन या टर्म्स ऑफ मजबूरी थे।
अब सवाल ये उठता है कि वहां ये कब पहुंचा होगा। तो जब ये तालिबान का टेक ओवर हो गया है उसके बाद इसको वहां लॉन्च किया है। और काबुल का ये जो इलाका है ये ग्रीन जोन है, ये काफी प्रोटेक्टेड इलाका था जब मैं वहां पर था। तो ये हाई सिक्योरिटी एरिया है और अब तो तालिबान का रूल है, उसकी मर्जी जिसको जहां रखे। और कई वहां जो लोग थे जो रेजिस्टेंट मूवमेंट के थे या आर्मी ऑफिसर्स थे वो अपने घर छोड़ के दूसरे देशों में भागे, उनके खाली घर तालिबान ने टेक ओवर किए। मेरे को तो नाम भी पता कहां कहां इन्होंने घरों को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वहां पर उसको रखा है, आराम से उसको रखा। और मैं अमेरिका की दाद देता हूं, क्रेडिबल उन्होंने जो ये कार्रवाई की है बहुत अच्छी की है। और अब सौरभ जो आप इंडियन कंटेक्स्ट में जनरल साहब मैं उस पर आता हूं एक मिनट, क्योंकि तरार साहब हमारे साथ हैं और थोड़ी देर के लिए ही हैं, मैं फिर आता हूं, कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ हैं। जड तरार साहब, सवाल अब यह है कि अफगानिस्तान ने तो जो वादा आपसे किया और दुनिया से किया था कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए, दहशतगर्दी के लिए नहीं होने देगा, तो दुनिया के सबसे बड़े और आपके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को उसने मेहमान बनाकर रखा हुआ था, इससे वो वादा खिलाफी तो साबित हो गई। अब सवाल यह है कि इसके तालिबान के साथ अब कैसे रिश्ते रखेगा अमेरिका और दुनिया को कैसे रिश्ते रखने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ दो बातें हैं। पहली तो ये है कि क्या हम जो कानूनी तौर पर, फॉर्मल तौर पर हम किस किस्म के रिश्ते रख रहे हैं तालिबान के साथ, वो मेरे ख्याल में अलग बात है। और मेरे ख्याल में खुद राष्ट्रपति बाइडन भी ये कह चुके हैं और विदेश मंत्री ब्लिंकन भी ये स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत करीब से, जहाँ तक फॉर्मल हमारे ताल्लुकात हैं। जहाँ तक बातचीत है और जो डिप्लोमेसी है वो हम जारी रखते हैं और रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे आप में कोई मुश्किल दौर भी हैं दो स्टेट्स के दरमियान, दो सरकार के दरमियान, बातचीत तो जारी रखना चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दी है या आतंकवाद है और वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, राष्ट्रपति बाइडेन ने कल मेरे ख्याल में अपने ऐलान में बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को टेररिस्ट का अड्डा नहीं बनने देंगे और हम जितना भी हमारी ताकत हैं, जितने भी हमारे कार्रवाई हैं और ऑपरेशंस हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से या कोई भी ऐसा देश से टेररिस्ट का खतरा आ रहा है। जी ठीक, तरार साहब बहुत शुक्रिया आपका हम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। एक बात उन्होंने साफ कर दी, दोनों बातें, बातचीत रहेगी, दो सरकारें आपस में डायलॉग चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका अपने पास वो इख्तियार रखता है कि वो जहां भी देखेगा कि आतंकवाद सर उठा रहा है वो उसको कुचलेगा, जैसा कि अयमन अल जवाहिरी को मारकर उसने साबित किया है। कुलकर्णी साहब के पास जाना चाहते हैं। जनरल साहब, अब मैं जो बुनियादी सवाल था जिससे हमने शुरुआत की थी, अयमन अल जवाहिरी तो मारा गया लेकिन इसकी सोच कायम है और हमारे लिए खतरे की बात यह है कि इसने हाल के वर्षों में भारत में मुसलमान नौजवानों को रेडिकलाइज करने की, उनको उकसाने की बहुत कोशिश की है। और वो जो इसने ग्रुप बनाया है अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसके लोग बताए जाते हैं शामिल हैं। अब ये कहाँ हैं, ये क्या मंसूबे रच रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? सौरभ, धन्यवाद, ये आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारत हमेशा शुरू से ये कहता आया है कि आतंक जो है ये पूरे विश्व को इससे बच के रहना चाहिए। और 9/11 के बाद ही अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि पूरे विश्व भर में आतंक जो है ये बड़ा जबरदस्त खतरा है। आपने देखा कि ओबामा के वक्त ओसामा बिन लादेन को मारा गया, ट्रंप के वक्त सुलेमानी और अल बगदादी को मारा गया, और अब बाइडेन के वक्त आप देखते हैं कि अल जवाहिरी को मारा गया। तो ये जो खास मकसद है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सोच है और इस सोच को मारना निहायत जरूरी है। चाहे ये सोच के मरने के बाद आतंकवाद खत्म हो ना हो, लेकिन ये जो लोग उकसा रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से आतंक फैला रहे हैं, जिस प्रकार से एक तरीके से रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं,
उसके मद्देनजर बहुत जरूरी है। और खासकर जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्कान के ऊपर अगर अल जवारी एक कविता लिखता है और उस बारे में बार बार बात करता है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर की बात करता है, जिस प्रकार से अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट करके एक ग्रुप खड़ा किया गया है, उसमें तकरीबन 400 और उसका भी लीडर एक हिंदुस्तानी है, तो इन सब को देखते हुए जरूर कोई शक नहीं कि आतंक और ये जो सोच है ये धीरे धीरे फैल रही है। ये कहना कि हम लोगों ने आतंकियों को मार करके सोच खत्म नहीं होगी, कोई बात नहीं, सोच खत्म हो ना हो, आतंकियों को मारना निहायत जरूरी है। और उसमें खासकर जैसे आईएस का है अल जरवारी था, जकवारी, तो उसको क्या हुआ, आप जवारी की बात करते हैं, उधर भी सोच, जब तक कि आप सोच को मारेंगे नहीं, जब तक इस बात का एहसास नहीं होगा। अब आईएस एक कैलिफेट की बात करती थी, कहां गया वो कैलिफेट, अब कहां गए वो सोच। अब जब इस प्रकार से, खासकर हिंदुस्तान में जब तरह तरह के लोग रहते हैं, सारे धर्मों के लोग रहते हैं, विश्व के सारे धर्मों में लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तानी जो है उसकी सोच एक हिंदुस्तानी सोच होनी जरूरी है। और एक हिंदुस्तान होने के नाते सब हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के पालने वाले हो, किसी भी हो धर्म, कोई हो ना हो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं। अगर उस सोच से बरखिलाफ कोई एक आवाज उठती है, कोई सोच उठती है, कोई भड़काने की कोशिश करता है, तो सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि इसकी जैसे लोगों की सोच रखने वाले, अब ये ओसामा बिन लादेन, अयमन अल जवाहिरी, ये सारे लोग जो अल्ट्रा रेडिकल एलिमेंट हैं, उनके तो आइकॉन है ना, उनके तो हीरो हैं ये। तो हमारे देश में आप देख लीजिए, एक हैरानी की बात है कि हमारे देश में अभी पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ा बिहार के अंदर जो एक कैलिफेट कायम करने की बात करते थे, जो उन्होंने टारगेट दे रखा था कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है, जनरल बख्शी साहब। तो उन लोगों के तो आइकन ऐसे ही अल जवाहिरी लोग थे, और ये वीडियो जारी कर करके ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में और रेडिकलाइज कर रहा था। बेशक सही कह रहे हैं आप, तभी ऐसे लोगों को खत्म करना बहुत निहायत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं लड़ा हूं, पंजाब में मैं लड़ा हूं, जम्मू कश्मीर में, और मैंने 3 टेन्योर जम्मू कश्मीर में किए हैं। और उसका मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप डिसरप्ट करना चाहते हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, यू हैव टू गो फॉर कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन, यानी कौन से जो कमांड एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करो। अगर आप एक लीडर को ख़त्म करते हैं, वो कई सारी सिर अपने दिमाग में चीज़ें रखता है जो शेयर नहीं करता अपने सबॉर्डिनेट से, क्योंकि उसकी जो ताकत है वो उसी पे है। कहाँ पे स्टॉक पाइल्स हैं आर्म्स एम्युनिशन के, कहाँ पे वो जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, आले हैं, क्या तरीके हैं, क्या कोरियर्स हैं, क्या कटआउट है। अगर आप एक लीडर को हिट करते हैं तो आप उस पूरी श्रृंखला को बहुत भारी तरह से झिंझोड़ के रख देते हैं, क्योंकि पूरा जो कमांड एंड कंट्रोल है वो एस्पेक्ट पे बड़ी चोट पहुंचती है। इसलिए ऐसे लीडर्स को मारना ज़रूरी है। ये ख्यालात कि साहब वो जो है एक आइकन बन जाएगा, अगर वो मर गया तो वो एक शहीद जैसा बन जाएगा टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, वो सब ठीक है। तभी देखिए, जब ओसामा बिन लादेन को मारा तो उसकी लाश को कहीं ज़मीन पे नहीं दफनाया जहाँ पे बड़ी दरगाह बन जाए, ये हो जाए, उसको जाके बरियल एट सी दिया गया था। तो ऐसे लोगों को हम ख़त्म ना करें इस डर के लिए कि साहब वो तो आइकन्स बन जाएंगे, वो तो बड़े उनके वर्शिप के आइकन्स बन जाएंगे और वो इंस्पायर करते रहेंगे। नहीं, उनको ख़त्म करना अनिवार्य है, क्योंकि वो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट, जब तक आप सिर पे चोट ना करें वो बॉडी को आप कुछ नहीं कर सकते। हमने भी जब बांग्लादेश में हमला किया था तो कितने हमारे जो जहाज़ थे जाके वो पिन पॉइंट बॉम्बिंग की थी। आपके जो वहाँ के गवर्नर साहब थे अदम मलिक, और जनरल जो आपके थे क्या कहते हैं, नियाजी साहब, अब्दुल्ला नियाजी, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी था, तब जाके सरेंडर किए जी। तो इन ऐसी सोच वाली ऑर्गेनाइजेशंस में जो कमांड एंड कंट्रोल एलिमेंट है उसको भी ख़त्म करना निहायत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए किया गया है जी। बात यह है कि जो उनको सरकारी सपोर्ट मिल रहा है,
आपने देखा जिस आलीशान मकान में रखा गया था, ओसामा बिन लादेन के साथ भी ये हुआ। हमें बोला गया कि साहब वो तो तोरा बोरा की किसी गुफा में पड़ा है, बहुत बीमार है, उसका तो किडनी का डायलिसिस हो रहा है। और जब असलियत सामने आई तो पता चला कि साहब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से 800 गज की दूरी पे वो ठाठ से 3 मंजिला इमारत में रह रहा है। 3 बीबियां उसकी उसके साथ है। पोर्नोग्राफिक मटेरियल उसको बहुत दिया गया है ऐशो आराम के लिए, और बड़े ठाठ से वो वहां पे रह रहा था। तो यहाँ पे ये तो दिस इज वन स्टेप हायर। जरा ये बिल्डिंग देखिए और अबैटाबाद की बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो सिराजुद्दीन हक्कानी का सेफ हाउस है, और जो सबसे पॉश डिस्ट्रिक्ट है काबुल का, जैसे मेरे दोस्त संजय मेस्टन साहब बोलेंगे आपको, सबसे पॉश डिस्ट्रिक्ट है ये, वहां पे रखा गया है एक बड़े आदरणीय मेहमान की तरह। और दुनिया को आप बोल रहे हैं साहब कि हमारा टेररिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। ये लेना देना नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह उसको ठाठ से एज ए स्टेट गेस्ट रखा जा रहा है। सो अब बाकी दुनिया को, भारत जैसे देशों को जो भुगत रहे हैं अयमान अल जवारी के हथकंडे, उनको अब एक्शन लेना पड़ेगा। और बिल्कुल सही कहा मेस्टन साहब ने और मेरे दोस्त कुलकर्णी साहब ने कि ये लेजिटिमेट सरकार नहीं है, किसी ने इन्हें नहीं चुना अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की लोग इस सरकार से नफरत करते हैं, केवल दहशत के इस बल पे ये राज कर रही है वहां पे। और जो इसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को वायदे किए थे वो सब शरेआम तोड़े, वायलेटेड ऑल दोज प्रॉमिसेस। तो अब समय आ गया है कि हम भी जो वहाँ के जो ताजिक लोग हैं, जो वहाँ के पंशीर वैली के लोग हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं इस मॉन्स्टरोसिटी के बरखिलाफ, तो हम उनकी मदद करें, दुनिया उनकी मदद करे, ताकि ऐसी जहमत को ओवरथ्रो किया जा सके। नहीं तो ये दुनिया भर में टेररिज्म, जब वो ISIS आई थी, पूरी स्टेट का जो फाइनेंसेस थे वो उसके हाथ में थे, ठीक है साहब। और वो उसने पूरी दुनिया भर को रेडिकलाइज किया है। सेल्फ रेडिकलाइज लड़के आजकल उनके जो वहाँ पे जो उन्होंने नेट स्प्रेड किया था इंटरनेट के ऊपर कि वो रेडिकलाइज, ये पढ़िए और रेडिकलाइज हो जाइए और वहाँ से सीखिए कि साहब कार लो, ट्रक लो और जाके लोगों को रौंद दो। एमिनेशन की वेट ना करो, कार ट्रक लेके आप जो है लोगों का खूना खच्चर करो। तो अगर अफगानिस्तान की स्टेट, थैंक गॉड इनके पास पैसा नहीं है, नहीं तो ये भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है सर। $40 अरब के तो इनके पास हथियार हैं साहब। जी जनरल कुलकर्णी साहब, अपनी बात खत्म करते हुए आप कहना चाह रहे थे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या असर है और क्या खतरात थे। जी बोले जनरल मेस्टन। मैं कहूंगा कि खास के इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस प्रकार से जनरल कुलकर्णी साहब एक बार जरा मेस्टन साहब बोल लें, फिर मैं आता हूं आपके पास। सौरभ थैंक यू। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये हम सारे हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए। कारण इसके ये है कि अगर ये चलता रहा तो हमें पता है कि यही रेडिकलाइजेशन जो हुई थी पार्टीशन से पहले, वो देश 2 हिस्सों में कट गया था, वो हमें पता है। तो हमें तब की थोड़ी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। देखिए ये पैन इस्लामिक आइडिया ये नया नहीं है, ये पार्टीशन से पहले भी चल रहा था और यूके ने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उनको पता था कि हिंदुस्तान में हिंदू डोमिनेशन है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी स्टेट्स हैं, टर्की से अफगानिस्तान तक, नॉर्थ अफ्रीका तक, बल्कान स्टेट तक, ये सारी यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थी। तो उनको पता था ये पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पैन इस्लामिक कंसेप्ट आइडिया, और उन्होंने इस्तेमाल किया था इसको। उस समय उनको डर था यूनाइटेड USSR से। तो ये जब आइडिया आया, इसको उन्होंने फिर एक्सप्लॉइट किया। जब हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई पे जोश आया और इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय लड़ाई लड़ रही थी महात्मा गांधी वगैरह के अंदर में, तो इनको पता था ब्रिटिश राज को कि इनको काउंटर करने के लिए इस्लाम को ही रेडिकलाइज मूवमेंट किया जाए, और उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी पार्टी जिना को चुना और जो रेडिकलाइज करने लगे उस समय लोगों को।
हमें यह समझना है कि आज की तारीख में भी और तब भी काफी हद तक नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स थे और कुछ थे जो न्यूट्रल थे, और वो आज भी यही है। और आज भी नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स है, हमारे देश की सेना में भी है और कई जगह है। और कुछ है जो रेडिकलाइज हो रहे हैं। इनको कौन रेडिकलाइज कर रहा है? उस समय ब्रिटिश कर रहा था और मुस्लिम लीग कर रहा था। आज इनको रेडिकलाइज कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्लियर एजेंडा है, हिंदुस्तान को कैसे तोड़ना। इंटरनल फिशर्स क्रिएट करो कि आपस में ये कॉमनल डिवाइड के बेसिस पे लड़े। अब हिंदुस्तान को क्या करना है, ये बैकग्राउंड जरूरी है। हिंदुस्तान को इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जब ये रेडिकलाइजेशन होता रहेगा, पाकिस्तान का हम मुद्दा अचीव कर रहे हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? देखिए, जो नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आपको मैं आज बताना चाहूंगा, 1884 में एक बहुत बड़े नेशनलिस्टिक मुस्लिम जिनका नाम था सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, उनको फादर ऑफ कम्युनल हार्मनी बताया जाता था। और उनके शब्द थे कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदुस्तान हो, उसका दिल, उसकी आवाज सब एक है। और जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। रिलीजन चेंज नहीं हो जाता है। आज हमारा अगर देश का नाम हिंदुस्तान है तो हम सब हिंदू हैं। और मैं गर्व से बोलता हूं, हम पहली बात तो ये लोगों को बताना चाहिए। तो कुछ ऐसे नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जो ये एक अच्छा मैसेज भेजे कॉमनल हार्मनी के लिए। नहीं तो वी आर फॉलोइंग इनटू पाकिस्तान की ट्रैप। आईएसआई तो चाहता ही है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो। और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शंस हैव टू बी टेकन। उनको कोई बख्शना नहीं है। और जैसे अटैक किए यहाँ पर अल जवारी वगैरह में, हमारे में भी काबिलियत होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के बेसिस में हो या कश्मीर में कहीं छिपा हो या कहीं पर भी टारगेटेड ड्रोन अटैक्स करने चाहिए, क्योंकि इनको मारना जरूरी है। नहीं तो ये बढ़ते रहेंगे, प्रोलिफरेट होते रहेंगे। तो ये डबल स्ट्रैटेजी है। नेशनलिस्टिक मुस्लिम्स को कॉमनल हार्मनी की तरफ मैसेजिंग होनी चाहिए, और जो सो कॉल्ड रेडिकल एलिमेंट्स हो रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। तभी हिंदुस्तान में एक कॉमनल हार्मनी और डेवलपमेंट होगा। देखिए, पाकिस्तान तो चाहता है यहाँ हेट्रेड बढ़े। जी सर। हेट्रेड बढ़ेगी तो इंस्टेबिलिटी आएगी, इंस्टेबिलिटी होएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारी डेवलपमेंट इकोनॉमी में असर पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान कितना स्टेबल कंट्री होता था 60s 70s में। तो पाकिस्तान का मुद्दा बहुत है कि एक कमजोर अफगानिस्तान, कमजोर हिंदुस्तान, इसीलिए उसने वहां पर ये मिलिटेंसी पंजाब में शुरू कराई थी। उसका इरादा बहुत क्लियर है कि हिंदुस्तान को कैसे ऐसे बॉर्डर एरियाज में हिंदुस्तान के इंटरनल फिशर्स क्रिएट करो। और वही हमारी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कॉमनल हार्मनी का मैसेज ज्यादा जाना चाहिए, और मेरे ख्याल अगर वो हो जाएगा तो हिंदुस्तान सबसे तगड़ा देश हो सकता है, और वी कैन बी वर्ल्ड लीडर्स। मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए। और जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, मेरे ख्याल उनकी तरफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और नेशनल एफर्ट होनी चाहिए कि उनको कैसे आइडेंटिफाई और आइसोलेट हो। जी जनरल साहब, जनरल कुलकर्णी इस पर जोड़ना चाह रहे थे। जी सौरभ, इसमें कोई शक नहीं, जैसे नस्तम साहब और बख्शी साहब ने कहा, ये बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू में देखिए 1947 में भी मुस्लिम लीग है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, क्यों शेख अब्दुल्ला और जिन्ना के बीच में अनबन बनी? क्योंकि पाकिस्तान तब से चाहता था कि एक ही होना चाहिए, वह मुस्लिम लीग, ना कि कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनके जिसको बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। तो ये भारत के अंदर, क्योंकि करोड़ों में लोग हैं, हर अपने मजहब के लोग हैं, और हम सब ने एक मिलजुल के रहना है। लेकिन ये जो सोच है, ये आतंक की सोच जो है, जो रेडिकलाइजेशन है, चाहे वो कहीं पर भी हो रहा है, उसके बरखिलाफ कार्रवाई करनी निहायत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब तक इनको फंडिंग बाहर से होती रहेगी, और पाकिस्तान जो है एक आतंक का गढ़ है, आतंक का सौदागर है। पाकिस्तान ने ठान ली है कि उसने हिंदुस्तान को बर्बाद करना है। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। अगर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है, ऐसे कुछ नहीं है। पाकिस्तान में शायद सिर्फ 5% लोग होंगे जो अच्छा सोच विचार के होंगे, लेकिन वहां के शुरू से 1947 और उससे पहले से, मैं कहूंगा 1934 से ही लगातार जो सोच रही है वो एक रही है कि भारत जो है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, किस तरीके से ब्लीड इंडिया में 1000 का
तो ये जो सोच है, इस सोच को मारना, इसके लिए हम सब ने और खासकर भारतीयों ने सारे के सारे मिल करके एक आवाज होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हिंदुस्तान हमारा है। इसमें अगर कोई दखलंदाजी देता है तो जिस तरीके से RX-9 के द्वारा किया गया हेल्प आर्म मिसाइल, जिसका कोई एक्सप्लोजन नहीं, सिर्फ हट और घर, ऐसे लगता है जैसे वो पूरा ग्रिड रेफरेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको पूरा मालूम था कि वो बिल्डिंग देखिए अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है। कहा गया अल जवारी वो सिर्फ बालकनी में आया, जिसके बारे में उनको मालूम था, तब ठक करके बालकनी में मारा गया। तो इस तरह के, शायद मैं ये नहीं कहता ये असैसिनेशन होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के सोच के लोग हैं उनको बिल्कुल बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सोच जो है, जैसे बिल्कुल बख्शी साहब कह रहे थे, कमांड एंड कंट्रोल जो है, जब तक हम कमांड एंड कंट्रोल को मारेंगे नहीं, जब तक हम इस सोच को मारेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। फंडिंग को हो गए, मदरसे हो गए, कोई भी कहीं पर भी रेडिकलाइजेशन होता है, उनके ऊपर सख्त निगरानी रखनी निहायत जरूरी है। नहीं तो अगर ये आग है एक दफा फैलनी शुरू हो जाएगी, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब बहुत अच्छा है कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर कम से कम मैं कहूंगा 90% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को एक इकट्ठा देखना चाहते हैं। 10% लोग हो सकते हैं जिनके अंदर हो, लेकिन वो 10% में भी शायद 10% लोग होंगे जो वाकई भारत को अलग देखना चाहते हैं। लेकिन आज एक माहौल अच्छा है, एक सरकार जो है वो मजबूत है, भारत मजबूत है, तरक्की कर रहा है, फौज तगड़ी है, पूरे भारत के अंदर एक वो मैं कहूंगा एक जुनून है, एक जज्बा है कि हम लोगों ने सबने मिल करके इकट्ठा रहना है। लेकिन जनरल साहब अब एक सवाल जो है, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा, आप लोगों ने भी बताया कि पाकिस्तान जो है जिसको दुनिया मानती है ये आतंकवाद का केंद्र है, सेंटर पॉइंट, एपी सेंटर है। लेकिन सर शुरुआत में ऐसा हमने हमेशा देखा है, तालिबान और पाकिस्तान की सरकार, जनरल बख्शी, हाथ में हाथ रखा है, हमेशा इन लोगों ने काम किया। अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। क्या आप कोई अंतर देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच? तालिबान देखिए साहब, हमारे देश में एक तबका है, रोमांटिक तबका, जो हमें बड़ी देर से कह रहा है कि साहब ये तो नई तालिबान है, तालिबान 2.0, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, ये टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी, ये सबक सीख चुकी है, इसके हाथ जल चुके हैं, इत्यादि इत्यादि। हमको इससे, वी शुड बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान, ये भी बातचीत चल रही थी। लेट अस हैव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अरे साहब, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आइडियोलॉजी टॉक्सिक है। इट स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट द इंडियन सेक्युलर रिपब्लिक, आर डेमोक्रेसी। ठीक है, आप जो कुछ भी कर लें ये आपके बरखिलाफ रहेंगे। ये ऊपर चाहे मीठी मीठी बातें कर दें आपको लुभाने के लिए, बट दे विल बी ऑलवेज अगेंस्ट यू, दे विल एक्ट अगेंस्ट यू। और पाकिस्तान, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के बीच में आप दरार डाल के आप चौधरी बन सकते हैं, मैं नहीं समझता। ये बहुत ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत रियलिस्टिक है। ठीक है साहब, और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई, मेस्टन साहब ने, मैंने, जनरल कुलकर्णी साहब ने, तब जाके कुछ एक माहौल बना कि नहीं, डोंट रिकॉग्नाइज द तालिबान। नहीं तो हमारे यहाँ तो एक तबका था जो कह रहा था कि लेट अस बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द तालिबान। आप पागल हैं क्या साहब? सारा नुकसान आपके वो कर रहा है, सारी ट्रेनिंग टेररिस्ट को वो दे रहा है, अब तो हथियार बांट रहा है, वो नाइट विजन डिवाइसेस दे रहा है जो अमेरिकन छोड़ गए। आप कह रहे हैं कि साहब आप उससे दोस्ती करके पता नहीं क्या तीर चला लेंगे। तो साहब ये ऐसी अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस, ऐसी इरैशनल एक्सपेक्टेशंस रखना ही अपने आप में बहुत खतरनाक है। देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका कुछ भी चाहे, हमको अपने हित देखने हैं, जो हमने यूक्रेन में बहुत अच्छी बाखूबी से देखे कि व्हाट सर्व्स आवर इंटरेस्ट, हम वो करेंगे। जो अमेरिका चाहता है हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब पाकिस्तान की ISI खुलेआम सपोर्ट दे रही थी तालिबान को अफगानिस्तान पे फतह करने के लिए, उस वक़्त हमारे पास एक ही विकल्प था कि हम पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर में इतना दबाव डालें कि वो पंजशीर में अपनी फौजें ना भेज सके वहाँ का विद्रोह कुचलने के लिए।
एक तालिबान को हेल्प करने के लिए, लेकिन हमने साहब अमेरिकन प्रोडिंग के नीचे उनको सीज फायर दे दिया। क्या हमारा काम है फैसिलिटेट करना तालिबान की कॉन्क्वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान? नहीं नहीं, ये सोचने की बात है। और वहाँ पे बेचारे जो पंजशीर के लोग हैं, जो ताजिक लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं, और जो शिया हैं वहाँ के वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, नूरिस्तानी वगैरह ये लोग सब लड़ रहे हैं तालिबान सरकार के बरखिलाफ। हमको उनकी सहयोग देना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, ये स्ट्रैटेजी तो बहुत क्लियर है। बट यहाँ पे साहब की नहीं, तालिबान नाराज हो जाएगी, हम तालिबान से दोस्ती कर लेंगे, हम इतने शातिर दिमाग वाले हैं साहब कि हम इतनी मीठी बातें करेंगे कि तालिबान पाकिस्तान को लात मार के हमारी तरफ हो जाएगा। नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज, नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज। You will have to be realistic, you will have to be down to earth, and you will have to see what serves Indian interest best. जी। अब अमेरिका दोहा में टॉक्स कर रहा है तो हमको बीच में कूदने की क्या जरूरत साहब? मेरे को तो ये समझ नहीं आया ना। We must clearly define what are Indian interests, what serves Indian interests. I am not here to look after the interests of the United States. They are doing a good job safeguarding their own interest. जिसने उनके खिलाफ सर उठाया उन्होंने कुचल दिया। हम हैं उदारवादी, पता नहीं क्या, हम अहिंसावादी उदारवादी सोच में आ जाते हैं और अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, उनके मन जीतना चाहते हैं। क्या करेंगे आप? सत्याग्रह करेंगे? मतलब यू सी, वी हैव टू, अगर दुश्मन है तो दुश्मन है, देन ही हैज टू बी फॉट अगेंस्ट। वो बिल्कुल उसकी आइडियोलॉजी टॉक्सिक है। कर्नल साहब, जैसे पिछली बार तालिबान के राज में ये कहा जाता था कि कश्मीर के अंदर वो बहुत कुछ जो है अफगानिस्तान से लड़ा के भेजे जा रहे थे एक वक्त में, आपको लगता है कि इस बार भी तालिबान ऐसी कोशिशों से बाज नहीं आएगा? एब्सोल्युटली कोई शक नहीं है। साहब, जो CIA के डायरेक्टर थे बिल गेट्स, सॉरी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, उनका मुद्दा बहुत क्लियर है। जैसे मैंने पहले भी बोला, पाकिस्तान का इरादा बहुत क्लियर है, इंडिया को डिवाइड करना, इंडिया को तोड़ना। वो तो मैंने कई कर्नल्स की किताब भी उनकी पढ़ी है, इंडिया द कॉल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वो चाहते हैं कि विदाउट फाइटिंग अ वॉर, विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया टूट जाए। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है कि तालिबान ने वहां पर, सॉरी आई जस्ट गॉट डाइवर्टेड, कैन यू प्लीज आस्क मी अगेन? सौरव, आई एम वेरी सॉरी। मैं सर ये जानना चाह रहा था कि क्या इस बार, जैसा भी जनरल बख्शी साहब ने भी कहा, बहुत से लोगों ने कहा ये तालिबान 2.0 है, सुधरा हुआ तालिबान है, क्या ये तालिबान अपने पिछले राज की तरह पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर के अंदर कुछ डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए इसका भी अपना रोल हो सकता है कोई? बिल्कुल सही है, मैंने स्टार्ट में यही बोला था कि उसका इरादा बहुत क्लियर है कि कश्मीर को और हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और उनके पास तो अभी इतने हथियार हैं, सब कुछ है, और फंडिंग भी है। फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये जो सो कॉल्ड वहां पर इतना ड्रग्स का है, दिस एरिया ऑफ कंधार, हेलमंड, ये तो लीडिंग प्रोड्यूसर है ड्रग्स, ये ओपियम वगैरह के लिए। तो ड्रग्स की फंडिंग चल रही है ड्रग्स के थ्रू, और इनको एड मिलती है, कुछ अरब कंट्रीज हैं जो जिहाद पे लगे हुए हैं, और पाकिस्तान ISI को देती है। तो सब कुछ इनके पास है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सेफ हेवंस तो टोटली अवेलेबल है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। जी सर। तो इनके पास लॉन्च पैड्स है, सब कुछ है, और बहुत क्लियर इनका इरादा है कि कश्मीर में घुसना और कश्मीर को डिस्टर्ब करना। और आपने देखा है कि कभी टारगेटेड किलिंग्स, कभी कश्मीरी पंडित्स को मारना, माइग्रेंट वर्कर्स को मारना, ये धीरे धीरे ये कर रहे हैं। और हमारी मेरे ख्याल स्ट्रेटेजी काफी ठीक चल रही है, लेकिन इनके पास बेटर हथियार आ चुके हैं जो वहां अमेरिका छोड़ के गई थी, नाइट विजन डिवाइसेस, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बेटर सर्वेलेंस डिवाइसेस, तो सब कुछ ये आ रहा है, और वो सब कश्मीर की तरफ टारगेटेड है। किसके पास ये ले जाएंगे? अभी इनकी क्षमता नहीं है कि अमेरिका के ऊपर जाके या वेस्ट के ऊपर कोई 9/11 का जैसा हमला करे। इनका इरादा बहुत क्लियर है कि कश्मीर को और ये हिंदुस्तान के खासकर बॉर्डरिंग एरियाज में, पंजाब में आप देख लिए ड्रग इतना
इन्फिल्ट्रेट हो रहा है। जाहिर है सर, इनकी मंशा यही है। साहब, आप जनरल साहब, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं, समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन एक आतंकी सरगना का मारा जाना पूरी दुनिया के लिए जरूर एक खुशी की बात है और एक राहत की बात है। बहुत शुक्रिया जनरल बख्शी, जनरल कुलकर्णी, जनरल मेसन, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।